हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब से जो वीडियोस आने वाली हैं फॉर योर 10th ग्रेड, ये सीधा सीधा वन शॉट रिवीजन वीडियोस होंगी। एंड ना ही सिर्फ 10th के लिए, इवन फॉर 9th। तो हम लोग अब चैप्टर भी उठाएंगे, उसको एक ही बार में पूरा सारे उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखेंगे। एंड एक ही वीडियो में तुम्हारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। जो रेपिटेटिव डाउट्स हैं उन्हीं को मैं एड्रेस करूँगी। अब इसके बाद में भी कोई डाउट्स बच रहे हैं तो मेरे को कमेंट्स में बिल्कुल बताना। मैं बिल्कुल डिले नहीं करूंगी वीडियो बनाने में, बट तुम्हें डाउट बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू नो द ड्रिल। वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन दबाना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आए सबसे पहला नोटिफिकेशन आपका ही हो। सबसे पहला चैप्टर जो हम क्लास 10th के लिए लेने वाले हैं दैट इज केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शंस का जो चैप्टर है उससे थोड़ा प्रिव्यू समझे हम, तो हमें समझना पड़ेगा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ये मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा नहीं है, मैं ओरली समझा देती हूँ एकदम जल्दी से। तो फिजिकल चेंज क्या होंगे? वो सारे चेंजेस जो हमें एक एलिमेंट के या एक किसी भी चीज़ के फिजिकल अपीयरेंस में देखने को मिल रहे हैं, या तो उसके शेप में या उसके कलर में या उसकी साइज में। बट वो चेंजेस जो उसके कॉम्पोजिशन में होंगे, जिससे वो बना है, जिसमें न्यू प्रोडक्ट भी फॉर्म हो रहा है, वो सारे होंगे हमारे केमिकल चेंजेस। एंड हर केमिकल चेंज को टेक प्लेस करने में केमिकल रिएक्शन का ही हाथ होता है। सो केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो वो वाटर बनाएगा। अब वाटर न्यू सब्सटेंस बना, यहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस बना जिसकी इंडिविजुअली अलग प्रॉपर्टीज होंगी, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? एक केमिकल चेंज बोलेंगे कि जो न्यू सब्सटेंस बना उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। अब द न्यू substance formed have entirely different properties from their constituents। constituents मतलब यहाँ पे वाटर के केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन constituents थे। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होंगी वो वाटर की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज से भी बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट होंगे। यहाँ पे यही चीज़ कही गई है कि द न्यू सब्सटेंस फॉर्म, न्यू सब्सटेंस क्या बना था? हमारा वाटर बना था। उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो एंटायरली डिफरेंट है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज से। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टीज थी वो वाटर की प्रॉपर्टीज से एकदम ही डिफरेंट है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। मतलब जो एटम्स थे एक एलिमेंट के वो उसी एलिमेंट के रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। अब यहाँ पे उनका जो चेंज होगा वो होगा उनके रीअरेंजमेंट में। मतलब जो उनके एटम्स हैं उनका रीअरेंजमेंट ही हमें देखने को मिलेगा। रीअरेंजमेंट मतलब उनका वापस से हमें न्यू अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है केमिकल रिएक्शन। तो ये क्या है कि एक मेथड होता है रिप्रेजेंट करना केमिकल रिएक्शन को। मतलब केमिकल रिएक्शन को हम जिस मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड उनके फॉर्मूलाज। मतलब जो भी उनकी इन्वॉल्वमेंट है, जैसे अगर मैंने वाटर बनाया तो यहाँ पे हाइड्रोजन था, फिर ऑक्सीजन था, यहाँ पे मेरा H2O बना है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मैंने सिंबल लिया H, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, एंड उनके फॉर्मूला से मैंने एक न्यू सब्सटेंस बनाया विच इज वाटर। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन हमने समझ लिया, अब उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? तो सबसे पहले आइदर अ गैस विल बी इवॉल्व्ड। गैस विल बी इवॉल्व मतलब जब न्यू सब्सटेंस कुछ बनेगा तो पॉसिबली एक गैस भी साथ में बनेगी, मतलब एक गैस इवॉल्व होगी। एंड उसका सिंबल हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे। जब हमने एक अपवर्ड एरो सिंबल बना दिया तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक गैस भी इसके साथ इवॉल्व हुई है, मतलब गैस भी बन के इसके साथ एक रिलीज हुई है। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब क्या? लेफ्ट ओवर चीज, मतलब कोई चीज़ जो लेफ्ट ओवर रह गई है। जैसे अगर मैंने कुछ भी मिक्स किया, मैंने एक शुगर सॉल्यूशन बनाया तो उसमें मैंने शक्कर और पानी डाला और उसमें पानी में बहुत सारी शक्कर मिक्स हो गई पर लास्ट में थोड़ी बहुत शक्कर रह गई, तो वो मिक्स नहीं हुई विच इज़ लेफ्ट ओवर, एंड वो क्या कहलाएगी? वो एक प्रेसिपिटेट कहलाएगी। अब या तो ये चेंज इन कलर भी शो कर सकता है,
है ना, चेंज इन कलर भी यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, चेंज इन टेम्परेचर भी हमें देखने को मिल सकता है, पॉसिबल है ये चीज़ भी, एंड चेंज इन स्टेट, मतलब उनका हमें स्टेट चेंज भी मिल सकता है, या तो वो सॉलिड होगा सॉलिड, या वो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा तो उससे गैस की भी पॉसिबिलिटी है, तभी एवोल्यूशन ऑफ अ गैस भी हमें देखने को मिल रहा है। सो कुछ भी इनमें से कैरेक्टरिस्टिक्स हमें केमिकल चेंज में या केमिकल रिएक्शन में स्पेसिफिकली कहूँ तो देखने को मिल सकती है। अब बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, एंड मैंने यहाँ पे एक स्केलेटन के लिए लाई है। बैलेंसिंग इक्वेशन का एक बेसिक समझ लो कि हम बैलेंसिंग करते क्यों हैं। तो बैलेंसिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि एक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम मास बना भी नहीं सकते, हम मास को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, मतलब इस यूनिवर्स में जितना मास है उतना ही रहेगा, वो सिर्फ ट्रांसफर किया जाता है ना, वो सिर्फ ट्रांसफर किया जाता है। जो रिजल्ट होगा रिएक्टेंट्स का वो हमेशा इक्वल होना चाहिए रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट के, ठीक है। यहाँ पे ये रिएक्टेंट्स थे एंड यहाँ पे ये हमारे प्रोडक्ट्स है, तो इन दोनों साइड पे भी एक बैलेंस होना चाहिए। अब अगर हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है तो सबसे पहले मेरे को इसका लेफ्ट हैंड साइड देखना पड़ेगा एंड मेरे को इसका राइट हैंड साइड देखना पड़ेगा। मैं बेसिक से समझाऊँ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे मैंने लिख दिया राइट हैंड साइड, एंड मैंने सारे एलिमेंट्स को इंडिविजुअली लिख दिया। सबसे पहले मेरे पास है Fe, मतलब मेरा आयन, फिर मेरे पास है हाइड्रोजन एंड मेरे पास है ऑक्सीजन। अब एक गलती जो हम लोग बार बार करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छोटे वाले एलिमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। जैसे अगर यहाँ पे वाटर ये पूरा एक है तो मैं मानूंगी कि वाटर एक पूरा ही एलिमेंट है, बट वाटर एक पूरा एलिमेंट नहीं है। वाटर के अंदर हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। तो यहाँ पे अगर मैं Fe को देखूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे Fe मेरे पास 1 है एंड राइट हैंड साइड पे मेरे पास Fe क्या है, 3 है। इसको मैं ना कैपिटल कर देती हूँ वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, एंड कायदे से यहाँ पे मिसप्रिंट भी है। सारी चीज़ें, सारे एलिमेंट्स हमेशा कैपिटल में ही होते हैं, तो हमें कैपिटल वालों को ही कंसिडर करना है, ठीक है। तो Fe यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे मेरे को 1 दिख रहा है एंड ऑक्सीजन मेरे को यहाँ पे 4 दिख रहा है। हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है, हाइड्रोजन इधर भी 2 है ना, हाइड्रोजन इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो हाइड्रोजन तो हमारा ऑलरेडी बैलेंस है। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे ये है, तो अगर मैं इधर 2 लगा दूँ, इधर मैं क्लियर तुम्हारा 2 लगा दूँ, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गया। अभी भी बैलेंस नहीं हुई चीज़, तो मेरे को ये 2 हटा देना pड़ेगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, मेरे को ऑक्सीजन भी इधर एनी हाउ 4 करना है, तो मैंने इधर क्या लगाया, मैंने इधर लगा दिया 4, जिससे मेरा हाइड्रोजन 4 × 2, हाइड्रोजन मेरा इधर हो गया 8, ऑक्सीजन हो गया मेरा इधर 4। ऑक्सीजन कितना हो गया मेरा इधर हो गया 4। अब अगर मैं इसको टैली करूं तो यहाँ पे ये 8 है, इधर भी मेरे को 8 बनाना है, तो मैंने इसको यहाँ पे 4 लगाया। अब देखो हाइड्रोजन मेरा 8 है, उधर भी हाइड्रोजन मेरा 8 है, ऑक्सीजन मेरा इधर 4 है, ऑक्सीजन मेरा इधर भी 4 है, बट जो मेरा Fe है वहाँ पे अभी भी 3 है एंड यहाँ पे मेरा Fe अभी 1 ही है, तो इसके आगे मैंने 3 लगा दिया, तो मेरा Fe भी बैलेंस हो गया। तो ये मेरा बिल्कुल करेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई। अब एक चीज़ जो तुम्हें स्पेसिफिकली ध्यान देनी है कि तुम इसके मास में ही चेंज कर सकते हो, मतलब तुम इसके आगे होल नंबर्स ही ऐड कर सकते हो, तुम इसके एटॉमिक नंबर या उनके अंदर के मास में चेंज कुछ भी नहीं कर सकते। तुम यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करोगे, तुम्हें कुछ ऐड करना होगा तो तुम बाहर ही चेंज करोगे, ठीक है। तुम्हें कुछ ऐड करना होगा तो तुम बाहर ही चेंज करोगे। एंड उसके बाद भी अगर जैसे मैंने यहाँ पे 4 लगाया, तो ये 4 हाइड्रोजन के लिए भी इक्वली वैलिड है एंड ऑक्सीजन के लिए भी इक्वली वैलिड है, मतलब ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा एंड इससे भी मल्टीप्लाई होगा। सो आई होप यहाँ पे ये चीज़ भी एकदम तुम्हें क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में सबसे पहला हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें चीज़ें कंबाइन होती हैं, जैसे A + B कंबाइन होके बनाएंगे AB, सिंपल। Na+Cl कंबाइन होके बनाएंगे हमारा NaCl, सिंपल। इसमें सिर्फ एक कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। अब दोज रिएक्शंस इन विच 2 or more substances combine to form a single substance are called combination reaction, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे वो वाटर वाला एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोज होना मतलब किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन होना, किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन होना। तो दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड
break or decomposes into two or more simpler substances are known as decomposition reaction. When calcium carbonate, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब हम हीट करेंगे, इसको जब हम हीट करेंगे, ट्राइंगल मतलब डेल्टा विच इज यूज्ड फॉर हीट, इसको जब हम हीट करेंगे ये डिकम्पोज हो जाएगा टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, ये ब्रेक होके सिंपलर कंपाउंड्स बनाया, मतलब इसने ब्रेक होके छोटे छोटे अपने पार्ट्स बना दिए। तो ये ब्रेक वाला रिएक्शन होता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसके बाद हमारा एक और एग्जाम्पल है सिमिलर फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहाँ पे टू और मोर कंपाउंड्स बने बट एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रेक होके सिंपल कंपाउंड्स में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive element from its compound is called a डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक हायर पावरफुल एलिमेंट, एक एलिमेंट है जैसे सोडियम और पोटेशियम होते हैं, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। अब ये क्या करेंगे, मैग्नीशियम को कैल्शियम से ज़्यादा पावरफुल है तो ये उनकी जगह लेने में भी उतने ही सक्षम होंगे, मतलब उनकी जगह लेने में ये उतने ही कैपेबल होंगे। तो ये जाके किसी के साथ कंबाइन कर लेंगे। अब ये ज़्यादा पावरफुल है ना, मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इनका जो बॉन्ड बनेगा वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मतलब इनका जो पुल होता है चीज़ों के साथ अट्रैक्ट करने में वो भी ज़्यादा होता है। तो ये जाके एक लेसर रिएक्टिव एलिमेंट की जगह ले लेंगे एंड उसको डिस्प्लेस कर देंगे, मतलब उसको उसकी जगह से क्या करेंगे, हटा देंगे, उसको एक तरीके से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी रिएक्टिविटी सीरीज। अब सबसे पहले हमारे पास है पोटाशियम के, फिर है हमारे पास Na मतलब सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब अगर पोटेशियम को डिस्प्लेस करना है आयन को तो वो बहुत इजीली कर लेगा, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी Fe को रिप्लेस करने में। क्लियर। फिर हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे ना डिस्प्लेसमेंट हुआ, सिमिलर तरीके से डिस्प्लेसमेंट हुआ, बट वही डिस्प्लेसमेंट कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ। जैसे HCl है और NaOH है, ठीक है। तो H अगर हम इसमें वापस आके देखें तो H तो हमारा हाइड्रोजन है ना, ये तो रिएक्टिव नहीं होता, इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये रिएक्टिव है ही नहीं। बट यहाँ पे जो हमारा Na है ये मोस्ट रिएक्टिव है। Na क्या है हमारा, मोस्ट रिएक्टिव है। तो Na ने क्या किया, Na ने हाइड्रोजन को बोला हट मैं Cl के साथ बैठूंगा, इसका पावर ज़्यादा है तो इसने अट्रैक्शन भी ज़्यादा शो करी एंड Na ने बॉन्ड कर लिया Cl के साथ। तो Na ने Cl के साथ बॉन्ड करके सोडियम क्लोराइड बना दिया एंड वहीं पे यहाँ का हाइड्रोजन एंड यहाँ के OH रह गए अकेले, तो यहाँ पे इनने क्या करा, वाटर बना लिया। एंड इसी टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, जब एक एसिड और जब एक बेस कंबाइन होके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, कंबाइन होके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर। नेक्स्ट कुछ भी नहीं, यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। आई होप तुम्हें इस चैप्टर में अब कोई भी डाउट नहीं होगा एंड जो भी डाउट है उसके लिए आई एम स्टिल हियर। मेरे को कमेंट्स में डेफिनेटली बताओ क्या डाउट है। डू लेट मी नो योर डाउट्स। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।